प्रतिचयन के जैव संहति की मात्रा को जैव संहति मास बायोमास जैव संहति खड़ी फसल कहते हैं। को खड़ी फसल कहा जाता है। खड़ी फसल कहा जाता है। स्थल पर जैव पिरामिड सीधा होता है, किंतु अनेक जलीय पारितंत्र में जैवभार का पिरामिड उल्टा हो सकता है। यानी कि ये क्या था, ये भी सीधा हो सकता है, ये भी उल्टा। सीधा कहाँ होगा, स्थल पर, और उल्टा कहाँ हो सकता है, जलीय भाग में। इसलिए उल्टा हो सकता है क्योंकि पूरी जो खड़ी फसल जिसको कहते हैं, जिसको हम प्रतिचयन में लेते हैं बायोमास, उसके ड्राई शुष्क भार को, ये लिखा शुष्क भार को। एग्जाम्पल के लिए गन्ना वाला हमने उदाहरण दिया, जो छोई निकलती है गन्ने की, उसी को शुष्क भार कहते हैं। तो जितने भी इस ट्रॉपिक लेवल में जीव हैं सबको कर देंगे, तो इसमें भी एक पिरामिड बनेगा जो ऊपर की तरफ उसकी जैवभार का पहुंचा जाएगा। उल्टा हो सकता है क्योंकि जल पारितंत्र के उत्पादक प्लवक, जल पारितंत्र के उत्पादक पादप प्लवक फाइटोप्लैंक्टन बड़ी तेजी से वृद्धि और जनन करते हैं। अगर 837 ग्राम है तो दूसरा वाला हो जाएगा 37 ज्यादा है, नहीं 37 11 1.5 ग्राम, ये 805 है, 807 है। यानी कि टॉपिक लेवल पे देखिए ये सब ग्राम है। जैवभार अगर इतना है, दूसरे लेवल पे इतने ग्राम बचेगा। ये लेवल 11 ग्राम, यहाँ पर 1.5 होगा, 800 ग्राम है जैवभार। ये जो पार्ट है किस चीज का है? ये जो पार्ट आपने डिवाइड किया किस बेस पर है? ये ट्रॉपिक लेवल है, ये प्रोड्यूसर्स है, उत्पादक है, ये प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, हरे पौधे, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। स्थल का होगा, ये स्थल का है। जल का उल्टा हो सकता है, जल का उल्टा हो सकता है कि पादप प्लवक बड़ी तेजी से वृद्धि करते हैं और बड़ी तेजी से उसके ऊपर मछलियां रहने वाली होती हैं, जीवित रहते हैं, उससे ज्यादा हो सकता है। बीच में कभी उल्टा हो सकता है, जैसे संख्या पिरामिड उल्टा हुआ था। ये हरे पौधे, अब समझे मेरे? अब देखिए ऊर्जा पिरामिड, ये ऊर्जा का पिरामिड। पारितंत्र के प्रत्येक पोषण स्तर की
कार्यात्मक भूमिकाओं की तुलना ऊर्जा पिरामिड से के द्वारा ही संभव है। कार्यात्मक भूमिकाओं की तुलना ऊर्जा पिरामिड के द्वारा ही संभव है। यानी कि ऊर्जा पिरामिड होगा वो सीधा होता है, यानी कि ये जो लेवल है ट्रॉफिक लेवल है, ये ऊर्जा को स्टोर करने में इसकी तुलना में ज्यादा सक्षम है। ये उससे कम है, ये उससे कम, ये उससे कम होता है ऊर्जा को स्टोर करने, यानी कि उसकी ऊर्जा क्या होता है, कार्यात्मक क्षमता जो होती है नीचे वाले की ज्यादा है। नीचे वाला प्रकाश संश्लेषण ऊपर वाला नहीं कर सकता है। वो ऐसा है ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा होता है। ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा होता है। यह पारिस्थितिक तंत्र में भोजन की उत्पादन दर को दर्शाता है। ऊर्जा पिरामिड ऊष्मागतिकी के नियमों का पालन करता है। अब कल पढ़ चुके हैं, ऊष्मागतिकी के नियमों का पालन करता है। उत्तरोत्तर पोषण स्तरों के साथ ऊर्जा का प्रवाह पूर्ववर्ती पोषण स्तरों की तुलना में घटता जाता है। ऊर्जा का प्रवाह पूर्ववर्ती पोषण स्तरों की तुलना में घटता जाता है। अगर इसकी ऊर्जा होगी 2080 कैलोरी, इसकी हो जाएगी 368, इसकी केवल 87। अगर इसको हम लोग 100 मानेंगे, इस पर कितनी जाएगी 10, इस पर 1 और इस पर 0.1 हो जाएगा। इस तरह से ऊर्जा पिरामिड, ये ऊर्जा पिरामिड से क्या पता चलता है, इसकी उत्पादन दर, यानी कि कौन सा लेवल पे कितना उत्पादन हो रहा है ऊर्जा का, या उसमें ऊर्जा को लग रहा है। इसको वास्तव में नापने के लिए क्या करते हैं कि कितनी ऊर्जा है हमने संचित किया, कैलोरी ऊर्जा संचित किया, तो इस लेवल के सभी चीजों को उसको जलाते हैं। जलाने के बाद राख बचती है और उसमें से ऊष्मा निकलती है। तो जलाने के बाद जो ऊष्मा निकलती है उसको एक मीटर, तो बम कैलोरी मीटर, उसको कहते हैं बम कैलोरी मीटर। बम कैलोरी मीटर से जलने के बाद कोई चीज जब जलाते हैं, ज्वलन के बाद तो ऊष्मा निकलती है। आग जलाते हैं तो ऊष्मा निकलती है, लकड़ी जलाते हैं ऊष्मा निकलती है। तो लकड़ी जलाने के बाद कितनी लकड़ी जलाए तो कितनी ऊष्मा निकली, उसी को माप लेते हैं। तो इसको बम कैलोरी मीटर से मापते हैं। ये हो गया। पूछता है, पेटी में भी पूछता है और मेरे से भी पूछता है। अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं जैव भू रसायन चक्र, मिटा दे सब क्लियर है यहाँ तक? कोई नहीं तो बताएं कि आगे चले, वो इस पर क्वेश्चन तो बताए नहीं तो आगे चले। जैव भू रसायन चक्र,
मैटर इज इक्वेशन या इक्वेशन ही लिखेंगे मैटर इज इसी का सिलेबस है क्या यूपीएससी का सिलेबस कोचिंग वाला पीटी का है और उसमें डिटेल में नहीं। पीटी का ही नोट्स में देना इसके सिलेबस में क्या क्या है ये तो है मुझे पता है। पारितंत्र में द्रव्य अथवा भू रासायनिक चक्र ये है प्री का। पर्यावरण में क्या क्या सिलेबस में है? बायोडाइवर्सिटी पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ है? इसमें बायोडाइवर्सिटी हो गया है। पर्यावरणीय पारिस्थितिक जैव विविधता और मौसम परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे बायोडाइवर्सिटी है विषयगत विश्लेषण की आवश्यक नहीं है। चलो सजीवों पारितंत्र में द्रव्य अथवा भू रासायनिक चक्र सजीव जगत की निर्भरता पारितंत्र के भीतर ऊर्जा प्रवाह और पोषक तत्वों के परिसंचरण पर निर्भर करती है। पोषक तत्वों के परिसंचरण पर निर्भर करती है। इन्हीं दोनों पर जीवों की प्रचुरता उपापचय जीवों की प्रचुरता उपापचय प्रचुरता प्रचुर मात्रा में और जीवों प्रचुरता उपापचय मेटाबॉलिज्म ब्रैकेट में लिखिए वह दर जिस पर जीव जीवित रहता है। उपापचय वह दर है जिस पर जीव जीवित रहता है। तथा पारितंत्र की जटिलता निर्भर करती है पारितंत्र के भीतर ऊर्जा प्रवाह होता रहता है जिसके परिणाम स्वरूप जीव अपना विविध प्रकार के कार्य करते हैं। और अंततः ऊर्जा सदा के लिए निकल जाती है। और अंततः निकल जाती है। पोषक तत्व भी पोषक तत्वों का लिखिए का संचरण ऊर्जा प्रवाह के कारण ही संभव होता है। पोषक तत्वों का चक्रण
ऊर्जा प्रवाह के कारण ही संभव होता है। पोषक तत्व जीवन के लिए अनिवार्य पदार्थ होते हैं। पोषक तत्व जीवन के लिए अनिवार्य पदार्थ होते हैं। ब्रैकेट में लीजिए जल, कार्बन, ऐसे बना लीजिए जल, कार्बन, सी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस आदि। इनके चक्रण की जरूरत क्यों पड़ती है? पोषक तत्वों का चक्रण होता है, क्यों जरूरत पड़ती है? हम इसी को आगे लेते हैं। क्योंकि इसकी मात्रा जो होती है प्रकृति निश्चित कम मात्रा में पाई जाती है। तो कम मात्रा में पाई जाती है तो चक्रण इसलिए होता है कि हर व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व मिलता रहे, इसकी व्यवस्था प्रकृति करती है, यानी उसको चक्रण द्वारा सबको पूरा कराती है। इतना है बेहतर व्यवस्था है नेचर की। पोषक तत्व आखिर चक्रण जो करते हैं, साइकिलिंग करते हैं। आपको पता है कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, ये साइकिल क्यों चलती है? प्रकृति को साइकिल चलाना पड़ता है इसलिए क्योंकि इनकी मात्रा निश्चित है और कम है, और कम है तो जब चक्रण होगा तो सबके पास पहुंचता है पर्याप्त मात्रा, हर जीवों के पास। और इसकी व्यवस्था कौन करता है? प्रकृति स्वयं करती है। अब वो कैसे करती है? ऊर्जा प्रवाह के माध्यम से, जो आपने पहले लिख चुके हैं। तो लिखिए जरा इसको। ये पोषक तत्व पृथ्वी पर निश्चित मात्रा में पाए जाते हैं। निश्चित मात्रा में पाए जाते हैं। हम इन्हें अधिक मात्रा में नहीं बना सकते। फिर भी प्रकृति यह सुनिश्चित करती है कि सभी जीव पोषकों के पुनर्चक्रण द्वारा अपनी जरूरतें पूरी करते रहें। पोषक तत्वों के चक्रण से ये कभी समाप्त नहीं होते और इनका अनंत काल तक बार बार पुनर्चक्रण होता रहता है। एग्जाम्पल के लिए जब हम सांस लेते हैं तो पता नहीं कितने गैस के अणु हमारे भीतर जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, और पता नहीं कब इसको हो सकता राणा प्रताप ने सांस लिया हो तो उनके भीतर गया हो निकला हो, उनके घोड़े चेतक ने सांस लिया हो उनके भीतर गया हो निकला हो, अकबर ने सांस लिया हो उनके भीतर गया निकला हो, फिर वही बचा हुआ हम भी ले रहे हैं अंदर का, या जो अणु हमारे भीतर अंदर जा रहे हैं वो आपके अंदर भी जा रहे हैं ऑक्सीजन, कार्बन। तो इनकी मात्रा निश्चित है और चक्रण के द्वारा प्रकृति ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि सबको मिलता रहे, क्योंकि इन पर जीवन निर्भर है। इन पोषक तत्व जीवन के लिए अनिवार्य हैं और ऊर्जा प्रवाह के द्वारा ही जीवन संभव है। अब इसी में जब हम लोग व्यवधान उत्पन्न करते हैं विभिन्न प्रकार से, विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा ऊर्जा प्रवाह में हम व्यवधान उत्पन्न करते हैं। कैसे व्यवधान उत्पन्न करेंगे? शिकार करके पशुओं को मार दें, कोई केमिकल का छिड़काव कर दे जीवों पर से मर जाए, या वनस्पति को सफाया करते हैं। पोषक तत्वों के चक्र में बाधा कैसे डालते हैं? मृदा अपरदन द्वारा,
प्रदान पोषक तत्व बह जाएंगे मिट्टी में, कैसे हो जाएंगे? या पेड़ों को काट दिए, या अत्यधिक मात्रा में जीवाश्म ईंधन जला दिए, CO2 की मात्रा बढ़ गई, तो इस पोषक तत्व को ऊर्जा प्रवाह में हम तरह तरह से व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। उस व्यवधान के कारण पर्यावरणीय समस्याएं बढ़ रही हैं। तो जब तक बेसिक स्ट्रक्चर इसका नहीं समझेंगे, इकोसिस्टम इकोलॉजी का, और किसी घटना का कारण नहीं समझेंगे, तब तक उसका निदान आपके लिए संभव नहीं है। करते रहिए। आगे लिखिए, जिन पोषक तत्वों की जीवों को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, जिन पोषक तत्वों की जीवों को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, उन्हें बृहद पोषक तत्व मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। पोषक तत्व इन्हें अधिक मात्रा में चाहिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन ही ज्यादा चाहिए। इसके बाद सूक्ष्म मात्रा में चाहिए, माइक्रो, और लिखिए तथा जो कम मात्रा में चाहिए उन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। प्रकृति में 100 से अधिक, 100 से ज्यादा रसायन पाए जाते हैं। प्रकृति में 100 से ज्यादा रसायन पाए जाते हैं। उनमें से लगभग 40 जीवों में पाए जाते हैं। उनमें से लगभग 40 जीवों में पाए जाते हैं। तो 40 नहीं लिखा गया है, ग्रुप में जो मैक्रो लेवल के हैं, मैक्रो बृहद मात्रा में, कुछ है कम मात्रा में चाहिए, इसको क्या कहेंगे, मेसो, मध्यम मात्रा में इसको माइक्रो कहेंगे। इनको थोड़ा सा लिख लीजिए, इनके नाम लिख लीजिए। कार्बन, इसमें जो अधिक मात्रा में चाहिए जीवों को, ओजोन को, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब कहां से मिलते हैं? वायुमंडल से। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस ये जमीन से मिलता है। और ये ग्रुप 2 में होते हैं, यानी कि इनको अगर शुष्क भार को निचोड़ेंगे तो उसमें कुछ जीव का 0 से 2% होते हैं, 0.2 से लेके 1% तक होते हैं ये न्यूट्रिएंट माया जाए, मध्यम लेवल। इसमें है आपका कैल्शियम, क्लोरीन, और ये 1% से ज्यादा होते हैं, 1% से अधिक। ये 0 से लेके ये 0.2 से कम शुष्क भार का, इसका यानी शुष्क भार में निचोड़ के किसी एक जीव है, वहां पे खरगोश है, अगर उसको पूरी तरह से निचोड़ के पूरा सारे उसमें से केवल कैल्शियम निकाला जाए तो उसके वजन का मात्र 1% होगा कैल्शियम। ये वाले तत्व जो आपने लिखा, कौन सा लिखा है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब मिलके 1% बनाएंगे। और उसके बाद कैल्शियम, क्लोरीन, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, सल्फर, सोडियम, पोटेशियम, ये मिलके इतना % बनाएंगे, और ये 2 से कम बनाएंगे। ये कितना पोषक तत्व, ऐसी सारी हमारे प्रक्रिया, अस्थियां, ढांचे सब बने हुए हैं, हमारा शरीर भी बना हुआ है। तो पहले दूसरे वाले में क्या लिखा आपने? जो कैल्शियम, क्लोरीन, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम,
सल्फर, सोडियम, पोटेशियम, ये शुष्क भाग का इतना होगा। जो तीसरा है माइक्रो एलिमेंट, ये कहां से मिलते हैं? ये वाले लिथोस्फीयर स्थल मंडल से, ज्यादातर स्थल मंडल से, वायुमंडल से मिलते हैं जीवों को। माइक्रो एलिमेंट देखिए, ये भी शुष्क भाग का इतना होते हैं। यहाँ पे लिखिए शुष्क भाग का, इसमें एल्युमिनियम, इसके मार्क बना लीजिए वाले जो आपके प्रतीक होते हैं, एल्युमिनियम, बोरान, ब्रोमीन, जिंक, कोबाल्ट, आयोडीन। कौन से तत्व थे? 40। तो ये मेन में जो मैंने लिखवाया यही है। बाकी कितने सूक्ष्म मात्रा होते हैं? हमारे शरीर में थोड़ा वो सोना भी होता है, चांदी भी थोड़ी बहुत होती है, उसकी जरूरत होती है, उसको नहीं लिखवाया। तो 40 प्रकार के जो जीवन पाए जाते हैं और मिलते कहाँ है वो सब? या तो वायुमंडल से, स्थलमंडल से। ये पारितंत्र जब पढ़ रहे थे, पारितंत्र से रिलेटेड ये सारे शब्दावली हैं और सारी चीजें हैं, तो उसी स्तर पर पढ़ते हैं। थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन, दो दो लाइन वाले हैं। पोषण स्तर कल आपने पढ़ा, दो लाइन लीजिए, आप देखा है क्या पोषण स्तर? एक जीव का कोशीय स्तर, खाद्य श्रृंखला में उसका स्थान होता है। ये सबको आपने सुना होगा। इकोलॉजिकल नीचे पारितंत्र, निकेत या प्राकृतिक वास दिखा देश को। सुना ना? नहीं सुना है? नीचे निकेत, आप ही के मैं इसमें बोला हूँ कि तो चलो ठीक है। आगे किसी पौधे या जंतु का एक प्राकृतिक आवास होता है, जिसमें जीवों या जीवों की एक संख्या रहने या विकसित होने के लिए अनुकूलित होती है। कैसे प्राकृतिक आवास होता है? चूहा हमारा का भीतर का रहेगा, चिड़िया पेड़ पर रहेगी, उसका आवास हो गया, निश्चित होता है। कुछ चीजें दलदल में रहते हैं,
कुछ मछलियों को उदाहरण ले लीजिए, जो बिल्कुल तलवासी मछलियाँ होती हैं, नेरेटिक जिसको कहते हैं, वो केवल कीचड़ उचड़ में रहती है, कुछ ऊपर स्वच्छ पानी में रहती है, कुछ बिल में रहती है। तो सबका अपना अपना एक प्राकृतिक आवास होता है और उसमें रहने के लिए वो अनुकूलित होती हैं। चिड़िया उसके लिए अनुकूलित होती हैं। अब बिना पंख वाले तो चिड़िया वो पेड़ पे तो रहेगा नहीं, इसके काम करेंगे शुतुरमुर्ग उड़ नहीं पाता है तो जमीनी पे रहता है, पेड़ पे रहता नहीं। तो ये नीचे होता है, हर एक जीव का अपना एक प्राकृतिक आवास होता है और उसमें रहने के लिए वो अनुकूलित हो जाता है। कैसे रहने के लिए देखिए, अनुकूलित होता है प्राकृतिक वास को जैविक और अजैविक कारकों जलवायु, जैसे जलवायु, वनस्पति, मिट्टी, पानी इत्यादि द्वारा चिन्हित किया जा सकता है। चिन्हित किया जा सकता है। भाई पानी में कौन रहता है? मछलियाँ रहती हैं, वो स्तर पे नहीं रह सकते, स्तर पे नहीं, पानी नहीं रह सकते। तो सबका एक निश्चित आवास होता है जिसको वो रहने के लिए अनुकूलित होता है और उसी में वो विकसित हो सकता है, वो सर्वाइव जीवित रह सकता है। दोनों जगह तो किनारे रहते हैं, जैसे आपका उभयचर हो गया, उभयचर जैसे मेढक हो गया, वो किनारे रहता, पानी में भी छलांग मार देगा, बाहर भी आ जाएगा। कछुआ हो गया, बहुत सारे उभयचर, इसको उभयचर कहते हैं। मगरमच्छ हो गया, जो दोनों जगह रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। दोनों जगह रहने के लिए ये इकोटोन होता है, दूसरी बात है। कुछ ऐसे चोन होते हैं जिसको इकोटोन कहा जाता है, जो दो पारिस्थितिक तंत्र के बीच संक्रमण क्षेत्र होते हैं। ये आप जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, ये होता है, ये संक्रमण क्षेत्र होता है। इसमें रहते हैं लोग जहाँ दो पारिस्थितिक तंत्रों की सीमा रेखा संक्रमण क्षेत्र होता है। इसी को एज इफेक्ट कहते हैं या कोर प्रभाव कहते हैं, वो जो आप भी आगे आएंगे। तो ये बात समझना है क्या होता है, नीचे यानी कि प्राकृतिक आवास होता है जो विशेष प्रकार के जीवों के लिए होता है, जो जीव उसमें रहने के लिए अनुकूलित होता है। कीचड़ में रहने वाला जीव तो उसकी खास विशेषता है कि कीचड़ को सर्वाइव कर से जीवित रह सके। अगर मिट्टी में रहने वाले जीव हैं तो उसमें क्या बोलते हैं, केचुआ ही रहेगा, तितली नहीं रहेगी, जाके मिट्टी में रहेगी, तितली फूलों पर ही रहेगी। तो सबका अपना एक प्राकृतिक आवास है जो अपने आवास के साथ अनुकूलित रहने के लिए। अब इनके आवास का जो विनाश करते हैं तो फिर उनका भी विनाश होना तय है जीवों का। और जब जीवों का विनाश होगा तो क्या होगा, जैव विविधता कम होगी। जैव विविधता कम होगी क्या होगा, खाद्य जाल कमजोर होगा, एनर्जी फ्लो विवादा उत्पन्न होगा और पोषण तत्वों के चक्र में बाधा होगा, और जिससे जीवों के जीवन पर प्रभाव। बेसिक कॉन्सेप्ट यही है इसका, बेसिक कॉन्सेप्ट इसका यही है, इकोसिस्टम इकोलॉजी का। इसीलिए इकोसिस्टम के समझे बिना आगे की प्रक्रिया समझना, जैव विविधता का संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण, क्लाइमेट चेंज या ओजोन डिप्लीशन, ये सब इसी से रिलेटेड है और सब इसी को प्रभावित करते हैं इकोसिस्टम को। आगे चलिए, कितनी सारी प्रजातियां, उसी क्या कहेंगे, कितनी सारी प्रजातियां एक ही प्राकृतिक वास में, एक ही प्राकृतिक आवास में एक दूसरे के साथ बिना प्रतिस्पर्धा किए या एक दूसरे को नष्ट किए बिना रह सकती है। एक ही आवास में होता है, एक से ज्यादा प्रजातियां रह सकती हैं, दोनों में कोई कंपटीशन नहीं होगा और कोई कंपटीशन होगा तो नष्ट नहीं करेंगे, यानी कि साहचर्य होगा उनमें। एक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र में, एक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र में
प्रत्येक प्रजाति अपना पार्श्विक निकेत या इकोलॉजिकल नीचे, प्रत्येक प्रजाति अपना पार्श्विक निकेत खोज लेती है। उसे बताने की जरूरत नहीं, पर्याप्त खोज लेगी मुझे कहाँ रहना है, मैं कहाँ कंफर्टेबल हूँ। लेकिन कब? जब पार्श्विक तंत्र स्थिर हो। और स्थिर कब होगा? जब एनर्जी फ्लो और पोषक तत्वों का चक्रण बराबर चलता रहे, उसमें कोई व्यवधान उत्पन्न न हो, तभी कहा जाएगा पार्श्विक तंत्र स्थिर है। और स्थिर पार्श्विक तंत्र में प्रत्येक जीव अपने लिए आवास और नीचे खोज लेता है अपने आप कि मुझे कहाँ में कंफर्टेबल जो में जाके वो रहने लगता है, आराम से अपना जीवन यापन करता है। लेकिन जब इसमें डिस्टर्बेंस होता है, निकेत पार्श्विक निकेत दो प्रकार के होते हैं। इकोलॉजिकल नीचे दो प्रकार के होते हैं। पहला मूलभूत निकेत, और अर्जित निकेत। मूलभूत और दो तरह के होते हैं। देखिए, एक प्रजाति के लिए मूलभूत निकेत परिस्थितियों का एक ऐसा समुच्चय होता है आदर्श समुच्चय होता है जिसमें वह बिना किसी प्रतिस्पर्धा एवं परभक्षी के रह सकता है। ये शेर चिड़िया का भी रहता है पिंजरे में और जंगल में रहता है। तो निकेत कौन है उसका? जंगल है कि वो है चिड़िया का पिंजरा? जंगल है। वो सबसे कंफर्टेबल जो है उसके लिए चिड़िया का नहीं है। फिर उसका स्वभाव आते सब कुछ बदल जाती है कि वो जो नेचर ने जिस तरह से उसको बनाया है फिर वो सब खत्म हो जाता है। उसको पारिस्थितिक निकेत क्या है? वो जंगल ही है। हम लोग तो चिड़िया घर ला के उछेड़ देते हैं उसको, बेचारा मजबूरी में रहता है, मन लगे चाहे न लगे। जैसे आप लोगों को लगे यहाँ पे खा दे मन लगे चाहे सबका नहीं। चलिए, उसके बाद अर्जित निकेत मूलभूत निकेत का वह भाग होता है जिसे जीव उपभोग में लाने की क्षमता रखता है। मेढक कहाँ रहते हैं? स्थल पर और जल में। पश्चिमी घाट में एक ऐसी मेढक की प्रजाति जो पेड़ों पर भी चलती है। जो मूलभूत निकेत है और अर्जित करने की क्षमता है मूलभूत निकेत में, पेड़ों पर भी चढ़ने की उसकी क्षमता है। ऐसे कोई आगे तो मेढक उसकी क्षमता है। अर्जित कहता है, अर्जित निकेत होता है जो उसकी क्षमता है, जिसको विस्तार कर सकता है। तो उस प्रजाति ने अपना विस्तार कर लिया, बाकी प्रजाति ने क्या रास्ते पे या जल पे, उसने पेड़ पर चढ़ना सकता है। इंसानों की भी ऐसी प्रजाति जो मतलब पेड़ पे ही रहती है। इंसान के पास तो सब कुछ है, वो कहाँ नहीं रह सकता। वो चंद्रमा पर चला गया, उसकी अभी पता नहीं कितनी है, पता नहीं कहाँ जाएगा कि फिर खत्म ही हो जाएगा जो परिस्थितियाँ बन रही हैं।
इंसानों की बात ही ना करो। वो इन जीवों को जो रूल्स इन जीवों पे लागू होता है हमारे ऊपर लागू नहीं होता है। लेकिन टेस्टिंग तो पहले भी ये तो हमारे ब्रेन इस लायक बना दिया है कि हम उस पर टेस्टिंग करते हैं। नहीं तो हिटलर टाइप के हो तो यहूदियों पर करता था टेस्टिंग, नए जो दवाइयाँ बनाता उन पर टेस्टिंग करता था यहूदियों पर। अब मेंढक पर टेस्टिंग पर प्रतिबंध लग गया है, क्योंकि हम भी टेस्ट करा देता है। हमने तो मिस्त्री वाला वायरस डलवा दो। चलो एक लोग ग्रह सीमा, एक दूसरा शब्द है ग्रह। ये सब उसके टर्मोलॉजी हैं, छोटे छोटे सवाल पूछता है इसमें टर्मोलॉजी। ग्रह सीमा एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें जीव रहता है, जीव रहता है और अपनी उपजीविका के लिए जरूरत की हर चीज प्राप्त करता है। हर चीज प्राप्त करता है, यानी कि प्राप्त करता है, किसी कीड़े मर के फिर उसको मांस पहुंचा रहे हो, पानी पीने के लिए अलग से पहुंचा रहे हैं, तो खुद ही प्राप्त करता है। उसी ग्रह सीमा है, उसकी ग्रह सीमा नहीं है। और जीव अपनी ग्रह सीमा में नियमित रूप से संचरण करता है। जीव अपनी ग्रह सीमा में नियमित रूप से संचरण करता है। आपने देखा होगा शेरों को डिस्कवरी वगैरह पे तो यूरिनेट करके अपनी बाउंड्री को बीमार करते हैं। जंगल में उनके सीमा कहाँ है, इलाका कहाँ तक है, तो ये यूरिन करते हैं, यूरिनेट करके उससे वो बीमार करते हैं। अब जीव का अपना एक इलाका होता है, होती है, कुत्तों में लड़ाई क्यों हो जाती है? उसका इलाका होता है, उसके इलाके में दूसरा प्रवेश किया तो फिर बर्दाश्त नहीं करेगा, गाँव बैठ चढ़ बैठता है। वाले गली में नहीं किसने देते वाले कुत्ते होते तो गली में नहीं बैठे, तो उसका इलाका है, तो हर उसकी ग्रह सीमा है, अपनी ग्रह सीमा में नियमित रूप से संचरण करता है। उसमें कोई दूसरा जब आता है तो फिर उसको नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है, वो टूट पड़ता है, इसलिए क्षमता होती है। अगला शब्द लिखें इकोटोन और कोर प्रभाव। इकोटोन और कोर प्रभाव। कंपटीशन में पूछा जाएगा, तुम्हें पूछा था क्या? इकोटोन एज इफेक्ट, संक्रमिका इसको कहते हैं हिंदी में। कोर किसको कहते हैं? धार को, किनारा, ये किनारा, किसी चीज का कोर क्या होगा? इसका ये कोर होता है। एज, इंग्लिश में एज लिखा हुआ है, एज मींस किनारा होता है, किनारा, और ये कोर होता है, उसको एज इफेक्ट बोलते हैं। बीच वाला क्षेत्र सेंटर वाला हो जाता है। इकोटोन और कोर प्रभाव, एज इफेक्ट, दो या दो से अधिक आसन मतलब अगर वसटी हुई आसन पारितंत्रों के बीच के संक्रमण क्षेत्र को
संक्रमिका या इकोटोन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जब ये ऐसा किनारे का स्ट्रक्चर है, जब ज्वार आएगा तो क्या होता है, सबसे किनारे इलाका पानी में डूब जाएगा। जब ज्वार पीछे हटेगा तो क्या हो जाएगा, स्थल बन जाएगा। ज्वार आ जाएगा पानी में डूब जाएगा। तो जब पानी में डूबेगा तो इसके साथ मछलियां किस पे रहने लगेंगी, और जब पानी पीछे हटेगा तो पता लगा चिड़िया हो गया, इस पे आके बैठ कर टहलने लगेंगी। तो इसमें क्या होता है, दोनों प्रकार के जीव पाए जाते हैं संक्रमण क्षेत्र। इसलिए इनसे दोनों से इसकी विविधता ज्यादा होती है, बायोडाइवर्सिटी इसकी बहुत ज्यादा है। यानी कि कुछ इसमें इस तरह के जीव पाए जाते हैं जो न तो इसमें पाए जाते हैं और न ही इसमें पाए जाते हैं। इसमें डिफरेंट प्रकार के जीव पाए जाते हैं, इसीलिए कोई इकोटोन कहा जाता है। यानी कि अपने अगल बगल पारिस्थितिक में जो जीव पाए जाते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट इसमें जीव पाए जाते हैं। इसी कहते हैं संक्रमिका इकोटोन या एज इफेक्ट कहते हैं। देखिए जरा इकोटोन की विशेषताएं, कोई समस्या बोरिंग तो नहीं हो रही है? नो सर, तुम अकेले बोलते हो पहले, बाद में सब बोला करो, सबसे पूछ लेने दिया नहीं सर, नहीं बोलते तो हम क्या करें, तुम बाद में बोल दिया करो, बोलेंगे नहीं तो। बोरिंग तो नहीं हो रहा? नहीं, समझ में आ रहा है? यस सर। क्योंकि ये सब टर्मिनोलॉजी है ज्यादा, बहुत ही इकोसिस्टम, इकोलॉजी, पर्यावरण तो बहुत ज्यादा हो गया। जोर से बोलते तो बाकी लोग बोलते नहीं करते। अच्छी बात है, बोलना चाहिए, अच्छी बात है। अच्छा, बहुत ही अच्छा है। सब फोटो खींच लेती है, ये नोट की सब फोटो खींच लेती है। अब ले जाके बेच रहा नहीं, ये सबको फोटो स्टेट करा के बेचारे के बांट दें। चलो ये आपने दो या दो से अधिक आसन्न पारितंत्रों के बीच के संक्रमण क्षेत्र को संक्रमिका या विशेषता इकोटोन की विशेषताएं। पॉइंट वन, ये पॉइंट वन, इकोटोन को स्पष्ट रूप से परिभाषित या चिन्हित नहीं किया जा सकता। ये घास है, इधर क्या है, ये घास है, और घास धीरे धीरे क्या होते हैं, छोटे छोटे पेड़ में बदलते हैं, फिर बड़े बड़े पेड़ जंगल में बदल गया। तो ये कहाँ खत्म हो रहा है और कहाँ से शुरू हो रहा है, इसको डिफाइन करना या मार्किंग करना बड़ा कठिन होता है। एक तरफ घास का मैदान है, घास का मैदान धीरे धीरे जंगल में बदलने लगता है। तो छोटे छोटे पेड़, उसको छोटे किनारे पर छोटे छोटे पेड़ होते, बड़े, फिर घास धीरे धीरे छोटी होती जाती है, मरुस्थल में जाती है। चाहे एक तरफ घास है, एक तरफ से मरुस्थल है, तो छोटी घास है, फिर बड़ी घास है। तो इकोटोन या संक्रमण जोन होता है, उसको स्पष्ट रूप से चिन्हित और परिभाषित करना कठिन है, नहीं किया जा सकता। चिन्हित नहीं किया जा सकता। सेकेंड पॉइंट लिखिए, इकोटोन में ऐसी प्रजातियां पाई जाती हैं, इकोटोन में ऐसी प्रजातियां पाई जाती हैं जो निकटवर्ती पारितंत्र में नहीं पाई जाती, जो निकटवर्ती पारितंत्र में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, इकोटोन जैव विविधता में समृद्ध क्षेत्र होता है। इसे कोर प्रभाव के रूप में जाना जाता है।
इसे कोर प्रभाव के रूप में जाना जाता है। कोर में इसके कार्नर प्रभाव के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, सामान्यतः इसमें अद्वितीय प्रजातियां पाई जाती हैं। अद्वितीय प्रजातियां पाई जाती है मतलब इनके समान कोई दूसरा ना हो। जैसे मेढक हो गया, पेड़ पे चढ़ने वाला एक ऐसा मेढक पा गया तो बाकी से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। पेड़ पे चलने वाली मछली कोई ऐसी हो गई, मछली चढ़ जाते हैं, चढ़ जाती है। चढ़ने वाला सांप भी होता है। ये सब क्या होते हैं, बड़े विचित्र प्रकार के नहीं होते और ये पाए कहा जाता है, यही कंट्रोल में पाया जाता है ज्यादा विचित्र प्रकार के जीव ज्यादा तो मछली चढ़ा के बढ़ पेड़ पे उड़ने वाली मछली नहीं होती है, जमीन पे तो चल लेती है मछली। मछली यहाँ तक कवई नाम सुना होगा, इसको कवई कहते हैं। छोटी सी होती, इतनी सी गठेली से तो बहुत कांटे होते हैं और उससे गट्टे पता नहीं ऐसे करते वो बहुत दूर तक चली जाती है, मरती भी नहीं चलती है। अब ये इकोसिस्टम आपने पढ़ा, इकोसिस्टम कुछ विशेष टर्मिनोलॉजी तो उसको पढ़ा। अच्छा, इकोसिस्टम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इकोसिस्टम से हमें मिलता क्या है? इकोसिस्टम को पारिस्थितिक तंत्र का प्रोटेक्शन करते हैं हम लोग, नेशनल पार्क बनाते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाते हैं। और ये कौन सा बनाया कहा जाता है, कौन सा पार्क है? पक्षी विहार, सांडी पक्षी विहार है। इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं हम लोग, बचा रहे हैं, इनको विनष्ट न होने पाए। आखिर क्यों बचा रहे हैं? हम लोग भी बड़े स्वार्थी होते हैं, अगर किसी से फायदा ना हो तो हम लोग उसको कोई देखभाल नहीं करता है। इससे हमें फायदे हैं। पारिस्थितिक तंत्र को बचाने के लिए जो वैश्विक स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है कि इकोसिस्टम पारिस्थितिक तंत्र संतुलित रहे, पर्यावरण की सुरक्षा, क्लाइमेट चेंज है, तो इसको बचाने का प्रयास इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हम लोग भी बड़े सेल्फिश होते हैं। किसी चीज़ से अगर कुछ मिलता नहीं तो उसके बारे में सोचते भी नहीं है। अब तो इसकी बचाने की, संरक्षण करने की बात करी है। कछुआ प्रजनन केंद्र है तो बाघ संरक्षण, हाथी संरक्षण, प्रजनन, गिद्ध तक को हम लोग बचाने लगे हैं। सबसे खराब जिसको देख के दूर भागते हैं। अरे सर, वो तो बहुत जरूरी होता है, वो तो बहुत जरूरी होता है। जरूरी होता है क्योंकि हमने फायदा कहीं ढूंढ लिया है, इसमें इससे फायदा है तो इसलिए कुछ न कुछ इनसे लाभ मिलता है। और जो लाभ मिलता है इन्हीं को कहा जाता है पारितंत्र सेवाएं, जो जीवों को पारितंत्र जो देता है। तो क्या क्या सेवाएं देता है ये भी पूछा जाता है, तो आप लिखिए भी। पारितंत्रीय सेवाएं, पारितंत्रीय सेवाएं पारितंत्र सेवाएं वह लाभ हैं, पारितंत्र सेवाएं वह लाभ हैं जो पारितंत्र से प्राप्त की जाती है। जो पारितंत्र से प्राप्त की जाती है, जो लाभ है जो प्राप्त की जाती है। ये सभी सेवाएं जीवों को, ये सभी सेवाएं प्रकृति हमेशा से सभी जीवों को निःशुल्क उपलब्ध कराती है। निःशुल्क उपलब्ध कराती है, यानी कि ऐसे लाभ हैं जो हमेशा से ही सभी जीवों को प्रकृति निःशुल्क उपलब्ध कराती है, सभी जीवों को।
इसके बदले में कुछ प्रतिनिधि व्यक्ति नहीं है। तो इसमें देखिए ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला इसको अस्थायी समाधि कहते हैं। भोजन जल संसार, इसी में एक पॉइंट करके लिखे जाएंगे A B C D। यहाँ देखते इसमें क्या क्या हम इतना 5 की तरफ से हाँ इसी के अंदर लिखिए 4 प्रकारों में पहला प्रकार है सब टाइप सब डिवीजन। क्या क्या मिलता है भाई? भोजन, पारिस्थितिक से क्या मिलता है? भोजन मिलेगा नहीं बोलेगा, सारे जीवों को भोजन इको सिस्टम से ही मिल रहा है। अब बताइए बिना भोजन के कोई जीवित रहेगा? तो पहले देखिए भोजन और फाइबर। भोजन और फाइबर, फाइबर क्या होता है? रेशे, रेशा होता है। सर हमारे लिए भोजन में फाइबर ही चाहिए, नहीं तो कब्ज हो जाता है। सर खाद्यों में सबसे ज्यादा होता है क्या? फाइबर सेम में होता है, साथ सेम में होता है। सभी सब्जियों में, हरी पत्तेदार सब्जियों में फाइबर होता है। हरी पत्तेदार सब्जियां खाते फाइबर, जब फ्रूट खाते हैं फाइबर होता है। जूस ना निकाल के डायरेक्ट फ्रूट खाइए, उसमें फाइबर होता है, तो आंतों में मूवमेंट उससे होता है। तो सभी जीवों को भोजन और फाइबर किससे मिलता है? इकोसिस्टम से मिलता है। अब इकोसिस्टम नहीं रहेगा तो भोजन कहाँ से मिलेगा? हाँ, इसीलिए तो बचाने की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर आ गई है। अकेले कोशिश करने से नहीं होता। देखिए फाइबर, लकड़ी, जूट इत्यादि। सेकेंड पॉइंट में ईंधन की लकड़ी। अब हमारे पास गैस चूल्हा प्राकृतिक, इसके पहले किस पर हम सर्वाइव करते थे? ईंधन की लकड़ी जलाने के लिए। अभी भी जनजातीय क्षेत्रों में लकड़ी ही जल रही है, और अफ्रीकी देशों में, बहुत सारे देशों में वहाँ गैस सिलेंडर चूल्हा नहीं है। अभी भी वर्ल्ड में शहरों में भी लकड़ी जल रही है। हाँ, तो ईंधन की लकड़ी इकोसिस्टम से ही मिलती है। अच्छा रिसर्च कर रहे हो, जानकारी रहनी चाहिए भाई। जानकारी से ज्यादा घूमे जगती का मतलब ही घूमना है, लेकिन इतना मत घूमो कि पता ही नहीं हो जाए। चलो नेक्स्ट, जैव प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त किए जाने वाले आनुवांशिक संसाधन। बीटी कार्टन का नाम सुना होगा, बीटी ब्रिंजल का नाम सुना होगा। ये बीटी का बैसिलस तुरिंजियन बैक्टीरिया होती है। बैसिलस तुरिंजियन एक बैक्टीरिया होती है। इसके बैक्टीरिया से जो मिट्टी में रहती है उसमें ट्राइजीन का नाम है, ट्राइजीन निकाल लिया गया। इसी ट्राइजीन को कपास में डाल दिया गया, जीन में मिला दिया गया। जैव प्रौद्योगिकी की दृष्टि जब मिला तो ये जीन क्या करता है, ट्राइजीन क्या करता है, जहर विष उत्पन्न करता है। तो जो भी कीड़े उसको पकड़ने वाले, खाने वाले कपास को, वो इसके जहर से मजे तो खाते नहीं थे, वो जहरीला हो जाता है, उसके लिए खाते नहीं है। इसी तरह से बहुत सारे बैंगन बने, टमाटर बने। पहले अपने फादर मदर से पूछना, जब टमाटर देसी आते थे, बैंगन आते थे, भिंडी आते थे, उसमें काटो तो आधे में कीड़े निकलते थे, आधे ही निकलते थे, बहुत कीड़े लगे होते थे। अब किसी भी बैंगन में, करेला में कोई कीड़ा नहीं। करेला तो काट दो, इतने कीड़े होते हैं कि पूछो ना। लेकिन सब इसी का कमाल है, जैव प्रौद्योगिकी का। अब ये जीन कहाँ से लाएंगे? अगर विभिन्न प्रकार किस जीव में किस प्रकार का जीन है जो हमारे काम आ सकता है, तो ये उसकी सेवाएं करता है। कोई भी जीव अगर विलुप्त हो जाता है तो हम लोग खोज नहीं उसकी कौन सा काम होने आ सकता है, इस बात की जानकारी। तो ये हो गया, सेवाएं करता है क्या? जैव प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त किए जाने वाले आनुवांशिक संसाधन उपलब्ध कराता है।
जैव रासायनिक, हाँ अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, जैव रासायनिक प्राकृतिक दवाएं और फार्मास्यूटिकल आपने सुना होगा मलेरिया की दवाई किससे बनती है? कैंसर की दवाई भी बनती है, बहुत सारे नीम के पत्ते से आपको कीड़े उड़े मर जाते हैं बहुत सारे पेट के, और जो नीम होती है नीम के पत्ते से नहाने के लिए, नीम के पत्ते के लिए तो गेहूं में वो घुन नहीं लगते हैं। तो कितने हैं इससे फायदे? ये किससे सिस्टम मिला? इकोसिस्टम से तो मिला ये नीम पौधा। और दूसरी बात यह है कि जो अभी भी दवाइयाँ एलोपैथिक दवाइयाँ बन रही हैं, 25% दवाइयाँ वनस्पतियों से बनती है। एलोपैथिक दवाइयाँ जो होती है 25% दवाइयाँ एलोपैथिक दवाइयाँ वो वनस्पतियों से ही मिलती है। तो सोचिए इसकी कीमत पारिस्थितिक सेवाएं कितनी है? एक वृक्ष को हम लोग काटते हैं 10,000 20,000 को कम से कम 40 से 45 लाख रुपए मूल्य की पारितंत्र सेवाएं देता है। एक वृक्ष औसत कितने लाख रुपए की पारिस्थितिकी सेवाएं करता है? एक वृक्ष क्या क्या करता है? एक वृक्ष CO2 एब्जॉर्ब कर लेता है, ऑक्सीजन आपको देता है, छाया देगा, वाष्पोत्सर्जन करेगा तो वर्षा कराने में सहायक होगा, लकड़ी देगा, फल देगा, इसकी पत्तियां सड़ेंगी गलेंगी तो ह्यूमस बनेगा। मिट्टी में क्या होता है? ह्यूमस जरूरत होती है। पत्तियां गिरेगी सड़ेंगी तो मिलेगा, गिरेंगी। मृदा अपरदन रोकेगा, ये अपरदन रोकेगा। मृदा अपरदन के अलावा इनफिल्ट्रेस भूमिगत जल में बढ़ोतरी करेगा, सूखा रोकने में सहायक होगा। इस पर कितने जीव रहेंगे? चिड़िया घोंसला बनाएंगी, कितने जीवों को संरक्षण देगा, इनके हर साल फलों को फल भी देगा ये। इन सारे की अगर रुपए में बदलेंगे तो एक पेड़ की कीमत 40 से 45 लाख रुपए आती है, लेकिन हम लोग उसको इतनी पारितंत्र सेवाएं देता है एक वृक्ष। इसकी रुपए बदलिए, अपने जीवन काल में एक औसत दर्जे का पेड़ अपने जीवन काल में कितनी सेवाएं देगा, लेकिन उसको हम काट देते हैं। उस पेड़ को हम लोग काट देते हैं, कितनी सेवाएं देता है? 40-45 लाख। इसको कन्वर्ट करके एक अनुमान है, अभी एक अनुमान है कितनी सेवाएं। वायु प्रदूषण को अब कम करता है, जल प्रदूषण कम करता है, तमाम सारी चीजें अभी बहुत इसके तो अननोन है। इसमें से दवाइयां भी बन सकती है, बन सकती है। इसी की कीमत कोरोना में पता चला था जब ऑक्सीजन नहीं मिला था। अब जब धूप में जल रहे हैं तो पेड़ के छाया की कीमत उस समय पता चलती है। छाया में धूप में गड़े तो पेड़ की छाया की तो ये चलिए लिखिए। और सजावटी संसाधन, अब जो दूसरा पॉइंट था, इसको लिखिए बाढ़ एवं रोग जैसी नियामक सेवाएं। बाढ़ एवं रोग जैसी पारिस्थितिकी तंत्र क्या करता है? ये काम करता है बाढ़ एवं रोग जैसी नियामक सेवाएं, रेगुलेट, नियामक सेवाएं जो रेगुलेट करता है। पहला क्या करता है? वायु गुणवत्ता का रखरखाव, वायु गुणवत्ता का रखरखाव,
वायुमंडल में रसायनों का आदान प्रदान जिससे वायु की गुणवत्ता बनी रहती है। एक वायु की गुणवत्ता बनी रहती है। एक एग्जाम्पल, हम लोग क्या जलाते हैं? लकड़ी जलाते हैं और जीवाश्म ईंधन जलाते हैं। कोयला, तेल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जलाते हैं। इससे क्या निकलती है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और पौधे अपना भोजन बनाने में क्या करते हैं? इसी CO2 का इस्तेमाल करते हैं। अगर पौधे रहेंगे तो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेंगे तो हमारे वायुमंडल में वायु शुद्ध रहेगी। लेकिन जब ये नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे? शुद्ध हो जाएगी वायु गुणवत्ता को ये बनाए रखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र यानी पारिस्थितिक तंत्र का एक घटक पौधे और भी बहुत सारे घटक है। एक एग्जाम्पल छोटा सा है। नेक्स्ट होता है वायु की गुणवत्ता बनी रहती है। क्या लिखा है? रसायनों का आदान प्रदान जिससे वायु की गुणवत्ता बनी रहती है। जल नियामक कार्य तापमान, वर्षा, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, या अनुक्रमण उसको कम नहीं करती। आपको ग्रीन हाउस गैसें निकलती है, मीथेन गैस ग्रीन हाउस गैस होती है। कहाँ से निकलती है? मीथेन गैस का स्रोत क्या? दलदली क्षेत्र, धान के खेत, और जो पशु जुगाली करते हैं, जानवर जब जुगाली करते हैं वहां से भी निकलता है मीथेन गैस निकलती है। तो ये प्रकृति उसमें निकलती है और प्रकृति भी इसको व्यवस्था भी करती है, क्योंकि प्रकृति अपने आप ऐसी व्यवस्था कर रही है कि सभी जीव आराम से जी सके। अगर हम उसमें छेड़छाड़ ना करें तो जल चक्र का विनिमय, नेक्स्ट पॉइंट, जल चक्र का विनिमय कैसे करें? जल चक्र का विनिमय वाष्पीकरण होगा। जल चक्र का विनिमय वाष्पीकरण होगा तो महासागर का जल ऊपर जाता है, बादल बनता है, बादल बन के उड़ के आता है स्थल मंडल तक, यहाँ बरसता है, फिर नदी के माध्यम से बह के जाता है। तो नदी के माध्यम से बह के जाता है, कितने सारे जीव नदियों में अपना जीवन यापन करते हैं, पानी पीते हैं। जो पानी में समुद्र में नहीं तैर सकते तो वहाँ यहाँ पानी पी लेते हैं। जो खारा पानी नहीं पी सकते, अब वो समुद्र का पानी वर्षा के बाद जब आता है तो क्या होता है? मीठा हो जाता है खारा पानी। अगर जल चक्र ना हो तो खारा पानी मीठा कैसे होगा और मीठा पानी खारा कैसे होगा? तो विनिमय करता नहीं करता है। अपरदन का नियंत्रण, नेक्स्ट पॉइंट, अपरदन का नियंत्रण जल शोधन और अपशिष्ट उपचार, जैसे मृदा में हैवी मेटल्स होते हैं। हैवी मेटल्स कहता है जैसे पारा हो गया और आर्सेनिक हो गया, संख्या, फ्लोराइड, ये ऐसे तत्व होते हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं इकोसिस्टम में। कुछ ऐसे पौधे होते हैं उनको लगा दीजिए, हैवी मेटल्स को एब्जॉर्ब ज़्यादा तेजी से करते हैं। ये मिट्टी में हैवी मेटल्स कम हो जाते हैं जिससे कि नुकसान जीवों को कम पहुंचता है। क्या चीज? अरे जैसे तो आतंकवादी कहा जाता है, आतंकवादी कहा जाता है। और देखिए जल शोधन और अपशिष्ट उपचार, मानव रोगों का विनिमय, इकोसिस्टम करता है। स्वच्छ वायु है तो कम बीमार पड़ेंगे, प्रदूषित वायु, प्रदूषित मृदा, प्रदूषित जल, और बीमार पड़ेंगे। प्रदूषित जल से कितनी बीमारियां होती हैं? पेट संबंधी सारी बीमारियां, डायरिया, हैजा, डायरिया आपका होता है, मालटा होता है, पीलिया होती है, गर्मी होती है, पानी क्या रोग होते हैं, केवल प्रदूषित जल की वजह से। स्वच्छ जल होता तो ये ना होते। वायु प्रदूषण से सांस की बीमारियां,
अपने आसपास 10 पेड़ लगाने से आपकी 10 पेड़ों के बीच में रह रहे हैं तो आपकी आयु 9 साल बढ़ जाएगी। एक सर्वे में आता है 10 पेड़ों के आसपास अपनी आयु 9 साल बढ़ जाएगी। अब जंगल में जाके रहने लोगों की सीमा है। लाखों पेड़ पता लगा होगा 1000 साल जीने की पावर रखे हो सर, वो जो ज्यादा होगा जाएगा और लोगों की बच जाएगी ना सर। खेती फिर कहाँ करोगे? चलो नहीं तो हर एक चीज की एक अंतिम सीमा होती है, इससे ज्यादा नहीं जियोगे। नहीं तो जंगल में जाकर रहने लगे और 500 साल जिए। नहीं फिर ये भी लगता है देर भी तो आ सकता है वहाँ पे। पेड़ ऊपर गिर सकते हैं। ये मनुष्य के लिए जो इसका इफेक्ट पड़ने लगा है आगे थोड़ा और लिखिए आगे कीटों एवं रोगों का जैविक नियंत्रण। जो कीट होते हैं, बहुत सारे कीट होते हैं, तो अनुकूल परिस्थितियां होती है उनके लिए भोजन अधिक उपलब्ध होता है तो बहुत सारी मात्रा पैदा हो जाते हैं और फिर नुकसान पहुंचाने लगते हैं कुछ चीजों को। तो क्या होता है उनका भोजन प्रकृति धीरे से कम कर देती है, फिर वो बढ़ने लगते हैं, बैलेंस कर देती है। तो कीटों का जैविक नियंत्रण करता है। नेचर कहते हैं जैविक नियंत्रण करती है। परागण पोलिनेशन क्या बोलते हैं? परागण पर परागण भी तो है, तभी तो फसलें उगाते हैं। परागण मैंग्रोव और प्रवाल भित्तियों द्वारा सुरक्षा किससे होती है? सुनामी से। मैंग्रोव किससे सुरक्षा करता है? सुनामी से। हो गया सर 5 मिनट है 5 मिनट 300 सेकंड 300 सेकंड है। हो गया। चलो 300 सेकंड है, वाटर में लॉन्च करना। वो तो 7-8 दिन पहले लॉन्च करो। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आध्यात्मिक मनोरंजन एवं सांस्कृतिक सेवाएं। आप लोग एनसीईआरटी बुक ले रखेंगे, पढ़ते हैं कि एनसीईआरटी इंटर बायोलॉजी की पुरानी वाली होती है। बायोलॉजी कक्षा 12 की जो सेकंड पार्ट है ये उसमें सब है, पूरा किताब उसी पर। और मेरा किताब उसने गाइड कर दिया, मैं ले रही वो हैं पुरानी वाली निकाला है, अगर मिल जाएगी तो क्योंकि मिल नहीं रही है, पब्लिश नहीं होती है, तो उसमें सारी चीजें हैं। जय भारत से जो मैं पढ़ा रहा हूँ वह एनसीईआरटी में वो सारी चीजें हैं। आप वो उसको पढ़ते नहीं, ये समझ के मैं तो बीएससी कर लिया, इंटर की किताब पढ़े। देखिए आध्यात्मिक धार्मिक मूल्य, आध्यात्मिक धार्मिक मूल्य इसका कोई मूल्य होता पास कितना था? गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान मिला था? अरे किस पेड़ के नीचे मिला था? बहुत ज्ञान है। हाँ पीपल का बरगद। और एक वो महावीर को बट नहीं, दोनों का अलग पेड़ का नाम था। वो क्या है आध्यात्मिक मूल्य, उसकी क्या होती है? अब आध्यात्मिक मूल्य उसकी लोग पूजा करते हैं, उस वृक्ष की आध्यात्मिक मूल्य हो गया नहीं हो गया? आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मूल्य हो गया। आजकल भी बहुत लोगों जो शादियां कर रहे हैं तो बरगद के का धागा बांधते हुए देखा इस बारे में। शादी नहीं सर, वो पूजा होती है उसको भी हो बोलते हैं। कुछ भी हो उसका ये आध्यात्मिक मूल्य और सांस्कृतिक मूल्य ये भी सेवाएं देता है। अगर बरगद सब खत्म कर दोगे कहाँ लोग जाएंगे? अगला रिव्यू करा शैक्षिक मूल्य,
शैक्षिक मूल्य ये नेशनल पार्क में पढ़ाया है। नेशनल पार्क अगर आएगा तो नेशनल पार्क जो होता है तो नेशनल पार्क की स्थापना की जाती है शैक्षिक मूल्य के लिए, दिखाने के लिए, उसको देख के कि देखो इकोसिस्टम कैसे नॉर्मल तरीके से जंगल में नेशनल पार्क में चल रहा। इसी तरह से कंपेयर करने के लिए जहाँ पे इकोसिस्टम इम्बैलेंस है या अस्थिर है और जंगल में स्थिर है तो दोनों से कंपैरिजन करने के देखने के लिए इकोसिस्टम बनाए नेशनल पार्क बनाए जाते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इकोसिस्टम होता है ताकि कंपेयर करके उसमें कितनी कमियां हैं उसको सुधारा जा सके या बच्चों को कि नेचुरल वे में कैसे इकोसिस्टम है और हमने कितना उसका विनाश किया। तो उसका शैक्षिक मूल्य भी होता है नेशनल पार्क बनाने का। प्रोटेक्शन के साथ साथ मुख्य उद्देश्य का शैक्षिक मूल्य एग्जाम्पल सेट करने के लिए। अगर शेर एक भी नहीं बचेगा तो कैसे बताओ बच्चों को, फोटो भी गायब हो जाए कैसे देखो बच्चों की शेर कभी हुआ करता। डायनासोर की जितने भी हम लोग बनाते हैं सब कंप्यूटर से काल्पनिक चित्र है, जब हमने देखा नहीं हमारे पैदा होने से पहले डायनासोर मर गए तो कहाँ से करते हैं, कंप्यूटर से काल्पनिक चित्र बनते हैं। आगे चलिए सौंदर्यपरक मूल्य, सौंदर्यपरक मूल्य सुंदर पहाड़ों पे जाइए, फूलों की घाटी चले जाइए, बड़े जंगल जाइए, कितना सुंदर लगता है, इसका सौंदर्य प्रकट होता है। जहाँ सुंदर मनोरम दृश्य में झरना गिर रहा होता है वहाँ लोग टिकट लेके देखते जाते हैं। है इसका स्टोरी नहीं गया था सौंदर्य प्रकट कौन चलो सांस्कृतिक विरासत का सांस्कृतिक विरासत मूल्य मनोरंजन में इको पर्यटन, मनोरंजन एवं इको पर्यटन। एक मिनट में लिखवा दें इसको, चार इससे लिखवा दें ये पूरा हो जाएगा, पूरा पृथ्वी पर अभी तो आए नहीं, पृथ्वी पर जीवन है, अरे पानी तो जीवन पर पीना है। पृथ्वी पर जीवन है, पृथ्वी पर जीवन है बहुत इंपॉर्टेंट, परिस्थितियों को बनाए रखने वाली पोषण चक्र जैसी सेवाएं, पोषण चक्र जैसी सेवाएं। पॉइंट वाइज लिख लीजिए, 4-5 शब्द है। अपरदन नियंत्रण, अपरदन नियंत्रण, नियंत्रण, मृदा निर्माण, नेक्स्ट वन प्राथमिक उत्पादन, अगला ऑक्सीजन का उत्पादन, पोषक तत्वों का चक्रण, जल चक्रण, फसल परागण,